हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है एक बेटी का संघर्ष। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुधा दोपहर का लंच बना रही थी, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने अपनी ननद को आवाज़ दी, किरण मेरा फ़ोन लेकर आना, देखूं तो किसका फ़ोन है। सुधा की ननद किरण ने कहा, भाभी आपकी मम्मी का फ़ोन है। सुधा ने झट से दौड़कर फ़ोन उठाया क्योंकि उसके पापा कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। सुधा ने जैसे ही हेलो कहा, उधर से उसकी माँ ने कहा, बेटी जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे पिताजी भर्ती हैं। वास्तव में सुधा का ससुराल और मायका एक ही शहर में था और मायके से ससुराल की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही थी। सुधा ने अपनी माँ से कहा, माँ भैया भाभी को फ़ोन कर लो, तब तक मैं भी पहुँचती हूँ। सुधा की माँ ने कहा, बेटी उनको फ़ोन करते हुए 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। सुधा ने कहा, ठीक है माँ, मैं बस आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। सुधा ने अपनी ननद किरण को कहा, किरण तुम आज लंच का खाना बना लो और बच्चे जब स्कूल से आ जाएं तो उनको खिला देना। पापा की तबीयत बहुत खराब है और वहाँ देखभाल करने के लिए अभी कोई आया नहीं है, तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। सुधा जल्दी से कपड़े चेंज कर हॉस्पिटल के लिए ऑटो करके निकल गई और रास्ते में ही अपने पति अरुण को फ़ोन करके बता दिया उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, वह भी शाम को ऑफिस से लौटते वक्त हॉस्पिटल में ही आ जाए या हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करे। आधे घंटे के अंदर सुधा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सुधा अपनी मम्मी से मिली और उसके बाद जब वह डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा के शरीर में खून की बहुत कमी है। सबसे पहले तो उनको 2 यूनिट खून चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद जो उनके पैर में घाव हुआ है उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल गया तो फिर आपके पापा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सुधा ने डॉक्टर से पूरे इलाज का खर्चा पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप जाकर पेमेंट खिड़की पर बात कर लीजिए, वह आपको सारा खर्चा बता देंगे, आप अपने पापा का नाम बता दीजिएगा। सुधा पेमेंट खिड़की पर गई तो वहां पर जो स्टाफ बैठा हुआ था उन्होंने सुधा को पूरे इलाज का खर्चा 1 लाख के करीब बताया। सुधा ने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ 1 लाख हॉस्पिटल वालों ने पूरा खर्चा बताया है। सुधा की माँ ने कहा, अपने दोनों भाइयों को फ़ोन करके बुला लो, इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं। सुधा आधे घंटे से अपने भाइयों को फ़ोन ट्राई कर रही थी, रिंग हो रहा था लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। सुधा के दोनों भाई उसी शहर में रहते थे और उन्हें यह बात पता चल गई थी कि पापा बीमार हैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनको लग रहा था जो पहले जाएगा पापा के इलाज का खर्चा उसी को उठाना पड़ेगा। इस डर से दोनों भाइयों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। डॉक्टर ने कहा, मैडम जल्दी से पेमेंट जमा कराइए, नहीं तो फिर आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और फिर कल क्या होगा हम आपको बता नहीं सकते, और उससे पहले तो आपको 2 यूनिट खून का इंतजाम करना पड़ेगा। सुधा ने थक हार कर अपने पति के पास फ़ोन लगाया और अपने पति अरुण से अपने पापा की हालत के बारे में बताया। पापा का तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसके लिए 1 लाख की ज़रूरत है। भाई लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तुम मदद कर दो, बाद में भाई से लेकर मम्मी पैसे दे देंगी। सुधा के पति अरुण ने जैसे ही पैसे देने की बात सुनी अपनी पत्नी को कहा, यार तुम कैसी बात करती हो, तुम्हें क्या पता नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं। तुम कोई गैर थोड़ी हो, सब कुछ तुम्हें पता है कि पिछले महीने जो हमने ज़मीन ली थी तो जो भी हमारे पास पैसे थे सब उसी में लगा दिए। अब हमारे पास पैसे कहाँ हैं, अगर तुम कहो तो किसी से ब्याज पर पैसे लेकर दे देता हूँ। सुधा ने अपने पति से कहा, ठीक है अरुण, कोई बात नहीं, मैं मम्मी से कहती हूँ कि वह कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लें। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसके पास भी पैसे नहीं थे, उसके पास जो ज्वेलरी थी वह भी उसकी सास ने अपने पास रख ली थी। जब उसे पहनना होता था तब उसे अपने सास से मांग कर पहनना पड़ता था, फिर उसके बाद सास अपने पास रख लेती थी। सुधा ने अपनी माँ से आकर कहा, माँ पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, पापा का ऑपरेशन कैसे कराया जाए। सुधा की माँ ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, यह ले चाबी, तू घर जा, मेरी अलमारी में से मेरे गहने निकाल कर तू सुनार की दुकान पर बेच दे और पैसे लेकर आ। तेरे बाबूजी से बढ़कर मेरे गहने नहीं हैं, अगर तेरे बाबूजी ही नहीं रहेंगे
तो मैं इन गहनों का क्या करूंगी। सुधा अपनी माँ से चाबी लेकर अपने मायके चली गई पैसे का इंतजाम करने, और इधर हॉस्पिटल वालों ने सुधा की माँ से कहा, आप जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो आपके पति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुधा की माँ भी करे तो क्या। आजकल हॉस्पिटल वाले अपने नाम के आगे सेवा सदन तो लिख देते हैं, लेकिन उनके अंदर सेवा का कोई भाव नहीं होता है। जब तक आप पैसे नहीं दोगे, आपके रोगी को छूना तो दूर, देखेंगे तक नहीं। और वही हाल हो रहा था सुधा के पिताजी के साथ। जब तक पैसे लेंगे नहीं, तब तक रोगी के शरीर में हाथ लगाएंगे नहीं। सुधा को पैसे लेकर आते आते शाम हो चुकी थी। सुधा ने जैसे ही पेमेंट हॉस्पिटल में जमा कराई, सुधा को बताया गया कि अब तो डॉक्टर जा चुके हैं, अब ऑपरेशन कल सुबह ही हो पाएगा। सुधा ने बहुत विनती की, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन रात में किया जाए। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि अगर आप इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो पैसा आपका ज़्यादा लगेगा। लेकिन सुधा के पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि रात भर में क्या हो जाएगा, चलो सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। रात में उसके पिताजी सोए तो अगली सुबह हमेशा के लिए ही सो गए थे। अब उन्हें ना दुआ की जरूरत थी और ना दवा की। वे भगवान के घर चले गए थे, वहाँ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। सुधा और उसकी माँ को जब यह खबर पता चली कि उसके पिताजी नहीं रहे, वह दोनों फपक कर रोने लगी। उनको चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। ना अभी तक सुधा के पति अरुण आया था और ना ही सुधा के दोनों बड़े भाई आए थे। माँ बेटी ने अपने आप को संभाला। सुधा ने अपने बड़े भाइयों को फ़ोन लगाने के लिए कहा तो माँ ने साफ मना कर दिया। बोली, रहने दो सुधा, अब फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम एम्बुलेंस वालों से बोलो, वे तुम्हारे पिताजी को घर पहुंचा देंगे। वैसे भी वह हॉस्पिटल आकर क्या करेंगे, जिंदा पर तो आए नहीं। अब मरे हुए को हॉस्पिटल से ले जाने क्या आएंगे। उनको मिलना होगा तो घर पर आकर मिल लेंगे। एम्बुलेंस में सुधा अपने पिता को लेकर घर जा रही थी और आज अपने आप पर उससे बहुत ही आत्मग्लानि हो रही थी। आज उसे अपने उस फैसले पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। शादी से पहले वह एक स्कूल में शिक्षिका थी। शादी के बाद पति और ससुराल वालों को सुधा का जॉब करना अच्छा नहीं लगा, तो उसने जॉब से रिजाइन दे दिया। लेकिन आज उसे लग रहा था जॉब कर रही होती तो उसके पास भी पैसे होते और किसी के सामने यह हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, और वह शायद अपने बाबूजी को कुछ दिनों के लिए बचा सकती थी। क्योंकि इस दुनिया में मरना तो सबको है, जो यहाँ आया है वह जाएगा भी। यह सब सोच सोचकर सुधा बिल्कुल पत्थर की मूर्ति हो गई थी। उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी और उसके आंसू भी सूख गए थे। कितना विश्वास करती थी वह अपने पति अरुण पर। उसे लगता था उसके पति हर सुख दुख के साथी हैं, लेकिन उसे अब पता चल गया था कि यहाँ सुख दुख का साथी सिर्फ पैसा है। अगर आप खुद से मजबूत हों तो हर कोई आपको प्यार करता है, हर कोई आपका साथ देता है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आपकी कोई मदद नहीं करता है। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस सुधा के मायके पहुंच चुकी थी। एम्बुलेंस वालों ने सुधा के पापा को घर के अंदर उतार कर रख दिया। कुछ देर में ही सुधा के भाई भी आ गए थे और उसकी दोनों भाभी भी आ गई थीं। वह लोग यहाँ आकर ऐसे रोने लगे कि कोई देखेगा तो यही कहेगा इनको अपने पापा से कितना प्यार था, और सबसे ज्यादा दुख इन्हीं को है। लेकिन अंदर की बात कौन जानता था। अगर इतना ही दुख भाइयों ने जताया होता तो आज पापा जिंदा होते। यह तो सिर्फ दिखावा था। लेकिन सुधा की आंखों से आंसू भी नहीं टपक रहा था और वह चुपचाप बैठी थी, पत्थर हो गई थी। कुछ देर के बाद रिश्तेदारों का आना जाना भी शुरू हो गया था। कई सारी महिला रिश्तेदार एक जगह बैठकर रो रही थीं और आपस में ही बात कर रही थीं। यह बहू होते हुए भी कितना रो रही है, और ये अपना खून है, फिर भी देखो इसकी आंखों से आंसू भी नहीं टपक रहे हैं। लेकिन सुधा किसको बताए अपनी व्यथा कि कैसे उसने 24 घंटों में बिताए हैं। कुछ देर के बाद सुधा के पति अरुण और उसकी सासू माँ भी आ गए। सुधा को समझाया, सुधा कोई बात नहीं, यह तो दुनिया की रीत है। जो आया है वह एक दिन जाएगा। हम जाने वाले को चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं। कुछ देर के बाद सुधा के पिताजी का दाह संस्कार कर दिया गया और धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। 13 दिनों के बाद सुधा के पिताजी का ब्राह्मण भोज देना था।
उसमें लगभग 50,000 का खर्चा तो आएगा। यह सोचकर दोनों भाई आपस में मतभेद करने लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। यह सुनकर सुधा की माँ अपने आप पर पछता रही थी कि मैंने कैसे बेटों को जन्म दे दिया है जो सिर्फ पैसे के लिए मर रहे हैं। आज दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने पिता के ब्राह्मण भोज के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं। आखिर में सुधा के माँ के पास जो गहने बेच के पैसे रखे हुए थे उसने अपने बेटे को दे दिए और बोला, यह लो पैसे और अपने बाबूजी को अच्छे से ब्राह्मण भोज दे दो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह सब तो निपट गया। उसके बाद अब ये होने लगा कि माँ अकेले कैसे रहे। जब तक बाबूजी जिंदा थे तब तक तो माँ बाबूजी एक साथ ही रहते थे, लेकिन अब माँ कैसे रहेगी? आखिर अब सुधा की माँ कैसे और किसके साथ रहेगी? अब सुधा की माँ की देखभाल कौन करेगा? ये सब जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।